Good morning, MNS aspirants. Myself, Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today, I'll be discussing about the MNS interview concerning Part 5. I had already discussed up to Part 4. Please have a look in playlist where you will find up to Part 4 along with the defense sections up to Part 4. So, let us see what exactly we have been given in this slides. So, initially, once you go there, you may be asked various questions. Among them, whatever the questions I have not told, I have not discussed in the previous parts, these parts have been given. So let us see what exactly you will be asked in interviews. What is the term nursing? सबसे पहले आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आपको पता होनी चाहिए पहले नर्सिंग होता क्या है. जैसे कि आई हैव टेकन फ्रॉम दिस मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, उसमें जो वर्डिंग्स है वो मैं कहना चाह रहा हूँ. जो भी नर्सिंग का कंसर्निंग आप लोग बाकी आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हैं, आप लोग काफ़ी कंपाइल किए होंगे. दैट इज़ योर पार्ट ऑफ बेबी टू गिव द वॉट एवर द फीडबैक. ए पर्सन हु केयर्स फॉर द सिक और इन्फर्म. जो भी इंसान सिक हो या इन्फर्म हो, या इन्फर्म यानी जो काफ़ी वीक होता है, किसी को बीमार हो जाता है या अनवेल होता है, उस इंसान को जो केयर करती है उसको हम नर्सिंग कहते हैं, उस प्रोफेशन को. स्पेसिफिकली यहाँ पे देखा जाए, ए लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो भी नर्सिंग करते हैं वो एक लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशन ही है, क्योंकि वो 4 साल की नर्सिंग डिग्री लेते हैं और वो नर्स बनती है, तो ऑब्वियसली वो लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है. हु प्रैक्टिसेस इंडिपेंडेंटली और इज सुपरवाइज्ड बाय ए फिजिशियन, सर्जन और डेंटिस्ट एंड हु इज़ स्किल्ड इन प्रमोटिंग. एंड आपको पता होनी चाहिए जो भी नर्स होती है, अगर कोई नहीं रहता, शी इज़ द फर्स्ट एड जो देते हैं उसको काफ़ी नॉलेज रहता है एज़ कम्पेयर टू द डॉक्टर. आप कह सकते हो अगर ऑल ऑफ इमरजेंसी में वो पूरा ख्याल रखने की अपनी नॉलेज पूरा उसके अंदर पेशेंट को केयर करने की क्षमता रखती है. अब बाकी जो डॉक्टर अगर है देन उसकी सुपरविजन उसकी हेल्प लेते हुए जो भी नर्स है शी विल टेक केयर वट एवर द इंस्ट्रक्शन बीन गिवन बाय द डॉक्टर. अब नर्स में भी अलग अलग नर्सेस होते हैं. अब एज़ पर दिस डिक्शनरी जो वेट नर्स होता है और एक ड्राई नर्स होता है. जो वेट नर्स होता है ये वुमेन हु सकल्स एन इन्फेंट नॉट हर ओन. ये जो छोटे छोटे इन्फेंट होते हैं उन इन्फेंट को मिल्क प्रोवाइड करती है बट नॉट हर ओन, उनको हम वेट नर्स कहते हैं. अब ड्राई नर्स किसको कहते हैं? ए वुमेन हु टेक्स केयर ऑफ ए यंग चाइल्ड. जो भी यंग चाइल्ड है उसको जो टेक केयर करने वाली है उसको ड्राई नर्स करते हैं. आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको सर देयर इज़ समथिंग डिसिमिलैरिटी, बट एज़ पर द डिक्शनरी ऑफ दिस मरियम वेबस्टर, सो जो भी था इसको अंदर मैंने इन्फॉर्म किया. अगर आपको लगता है कि सर देयर आर सम डिस्क्रिपेंसी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि अलग लोगों को काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो. अगला सवाल पूछा जाएगा, व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नर्स. क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए. आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं आप कितना जानते हैं एक नर्स के बारे में. सबसे पहले आपको शी सपोज टू बी एम्फैथेटिक. सो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एम्फैथेटिक क्या है. एम्फैथेटिक के अंदर आपको शी इज़ अडॉप्टिव. अगर कोई भी पेशेंट उसको अडॉप्टिव नेचर की, जैसे कि अगर उस पेशेंट को अपना बनाने की एक अलग सा फीलिंग होनी चाहिए. ये ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम है या कोई भी रिलीजियस कास्ट का है, लोअर क्लास इंसान है. सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए शी हैज़ टू अडॉप्टिव और सिंपैथेटिक होनी ज़रूरी है. इसी को कहते हैं एम्फैथेटिक. आप बाकी आप देख सकते हैं. शी शुड बी वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेशन. वेल वर्स्ड यानी ये ज़रूरी नहीं कि अंग्रेज़ी स्टाइलिश बोलो या हिंदी स्टाइलिश बोलो, नहीं होता. वेल वर्स्ड यानी जो काफ़ी समझदार उसकी बातों में, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप अगर है तो कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है. आपको शी शुड नॉट बी इनकम्युनिकेडो. इनकम्युनिकेडो जो वर्ड है ना, आप डिक्शनरी में एक बार सर्च करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो भी कुछ होते हैं जो काम से दूर भागते हैं, जैसे कि उनको कहते हैं कामचोर. सो ऐसे
कामचोरी नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप थक गए हो, आप कोई भी प्रॉब्लम हो रहा आपके साथ हेल्थ वाइज, तो आप किसी को अपना काम डेलीगेट कर सकते हो। और डेलीगेट करने के बाद, मतलब काम सौंपने के बाद उनकी मर्ज़ी से, यानी अपनी मनमानी चलाओगे नहीं। मुझे थोड़ा तबीयत ख़राब है तो क्या आप ख्याल रख सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। और आप मेक श्योर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने आपका काम लिया है, तो ये आपका फ़र्ज़, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपसे एक बार क्रॉस चेक करना कि क्या आपने जो मैंने काम किया था सब सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ये आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका काम उनको सौंपा गया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अपना काम के अलावा मेरे काम भी उसने किया कि नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं कि उनको मतलब उसको, जिसको आपने काम बताया वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगी, मतलब जो भी काम है कंप्लीशन फीडबैक देगी, ऐसा नहीं होता। आपको खुद ही आपको कॉल करनी है, आपको पूछनी है। ये एक रिस्पॉन्सिबल एटिकेट्स है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, यानी जैसे कि कोई भी पेशेंट आता है, उसका जो डिपेंडेंट्स होते हैं, कहीं कहीं वो काफ़ी ज़िद करते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, अभी आईसीयू में ले जाओ, काफ़ी चीज़ें सुनाएंगे तुम्हें, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं वो सिचुएशन को। और उनको आप समझाने का एक तरीका होनी चाहिए। आप आराम से बैठ जाइए, टेक सम वाटर, तो आप हम लेंगे, मतलब आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यू टेक रेस्ट, जो भी है स्टेटस हम बताएंगे आपको। सिटअप कहते हैं, यानी सिचुएशन रिपोर्ट हम लोग बताएंगे आपको। सो आप टेंशन ना लीजिए। सो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और हार्ड वर्किंग इज़ मैंडेटरी। नर्स ऐसा एक इंडस्ट्री है, नर्सिंग फील्ड ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप देख सकते हो, इनके अंदर काफ़ी पेशेंस होता है। जितना ज़्यादा पेशेंस आप रखोगे उतना ही अव्वल आओगे, नहीं तो आप अपनी मेंटल स्ट्रेस खो बैठोगे और धीरे धीरे से क्या होगा, आपका हेल्थ कंडीशंस भी साथ नहीं देगा अगर आप ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाओगे, आप अगर हार्ड वर्किंग अगर नहीं हो। हैविंग द एंड्योरेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, जैसे कि इनके अंदर इतना एंड्योरेंस होनी चाहिए, इतना क्षमता होनी चाहिए, कितना भी काम करो थकावट नहीं होनी चाहिए। उनकी फ़िज़िकल इतनी एंड्योरेंस होनी चाहिए, वो फिज़िकली फ़िट होनी चाहिए, उनको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। और मेंटल वाइज कितना भी बुरे हालात से गुजर रहा हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उसको फेस करने की क्षमता होनी चाहिए। शी हैज़ टू बी क्विक थिंकर एंड जजमेंट क्वालिटी। वो कैसा होनी चाहिए, शी हैज़ टू बी ए क्विक थिंकर, बहुत फास्ट सोचनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी, कोई पेशेंट आपके सामने पड़ा है हार्ट अटैक से, आप ये ज़रूरी नहीं कि आप खुद कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट वहाँ पे देना शुरू कर दिए, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले चिल्लाओ, वही आपस में अगर कोई है उनको समझाओ, उनको बोलो जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुला के लाएंगे। आप जितना हो सके, जितना आप जानते हैं अपनी नॉलेज के प्रति, आप उसका हैंडल कर सकते हो। यानी आप मुझे बताइए, आई वांट दैट इंस्ट्रूमेंट जिससे आप हार्ट शॉक देते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक देते हैं ना, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। व्हाट एग्जैक्टली द इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी शॉक देते हो ओवर द चेस्ट, व्हाट एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट मशीन, और वो किस पे काम करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला, शी हैज़ टू बी अडेप्टेबल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कि कुछ होते हैं वो काफ़ी अडेप्टिव नेचर के होते हैं, अगर धूप है, बारिश है, रात है, दिन है, जो भी है, वो काफ़ी फीजिबल मैनर से, मतलब बहुत आसानी से वो अपना काम को संभाल सकती है, इतना तो उनके पास रहता है। और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि शुड नो द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। जैसे कि लोग ये नहीं है, वो नहीं है, रोते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है उसको यूज़ करने का एफिशिएंट तरीका उसको पता होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि मुझे उसको वैसे ही बैंडेज चाहिए, वैसे इसका चाहिए, मतलब आपको पॉइंटिंग नहीं करनी है, जो है उसको एफिशिएंट मैनर से यूज़ करने की उनके अंदर कला होनी चाहिए। जैसे कि आप कहीं भी इंसिडेंट होता है, आप वहाँ पे सामने हो, तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर कॉटन या कुछ भी। आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, चाहे आपका
whatever the cloth you have, that can be used, that can be taken care. Should be stable emotionally. कुछ financial crisis हो सकता है, family problems हो सकता है. She has to be emotionally, अगर आपके साथ कोई misbehave करते हैं, आपके अंदर एक क्षमता होनी ज़रूरी है. अगर आपके साथ misbehave करता है कोई पेशेंट या कोई भी डॉक्टर, आपके पास इतनी क्षमता, इमोशनली स्ट्रांग होने की क्षमता होना ज़रूरी है. आप अपने आप को डिविएट नहीं मत करो, जिससे आपके इमोशनली आपकी जो प्रोग्रेस है, चाहे वो अपनी रियल लाइफ में भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, आपको हर चीज़ को सामना करने की क्षमता होना ज़रूरी है. सो यू हैव टू बी इमोशनली स्टेबल इफ़ यू वांट टू बिकम द डॉक्टर. और ऐसा कोई सिचुएशंस भी आते हैं, आपको जानबूझ के आपको प्रेशराइज़ किया जाता है. जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम में जाने के बाद कुछ ऐसे सवाल पूछा जाता है जिससे आपको थोड़ा शर्म फील करोगे. जैसे कि कोई भी कंसर्निंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या कोई भी जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ में, लाइक हैव यू, ऐसे यहाँ तक पूछा जा सकता है, हैव यू इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स. आपसे यहाँ तक पूछा जाता है कि दे वांट टू सी वेदर हाउ स्ट्रांग यू आर इमोशनली. अगर आपको गाली भी दी जाता है कि वहाँ पे इन बिटवीन अगर आपको कुछ ऐसे अग्रेसिव नेचर में अगर आपसे बिहेव किया जाए, आप क्या उसको कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. यहाँ तक आपसे सवाल पूछा जाएगा. देर आर पीपल, देर आर इंटरव्यूअर्स साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी मनमानी चलाएंगे क्योंकि दे न्यू दैट व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग. अगला देखा जाए, नेक्स्ट, शी मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड शुड प्लान एज पर प्रायोरिटी. This is one thing you have to remember. You have to organize your work. You have to plan whatever the priority wise, what exactly is supposed to be done. That has to be, whatever the things have been given, that has to be organized and should plan as per the priority and complete whatever the events are there. If you can't remember them, should pen down the events and action plan. बहुत ही important होता है. आपको कोई भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जैसे आपको प्रायोरिटाइज करनी है, जो भी आपने एक्शन कंप्लीट किया है, दैट हैज़ टू बी केप्ट इन अ पेन डाउन. पेन डाउन मीन्स इन हैंड, ब्लैक एंड वाइट, दैट इज़ रिटन में होना ज़रूरी है. ब्लैक एंड वाइट क्या होता है? लिखित में होना चाहिए. आपको अगर कोई अगर पूछते हैं सो एंड सो डिक्शनरी, जैसे कि आई हैड सीन वेरियस नर्सेस इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो भी डिफेंस हॉस्पिटल्स में होते हैं, दे हैव गॉट द डायरी, दे यूज्ड टू पेन डाउन वट एवर द इवेंट्स हैव बीन डन बाय देम. अगर आपसे कोई पूछा जाता है, कोई भी डॉक्टर्स, व्हाट मेडिकेशन हैज़ बीन गिवन एंड व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन ऑन द डे, तो आपको पता होनी चाहिए आई हैड डन सो एंड सो, आई हैड टेकन दिस एक्शन. आपको एकदम रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी होता है. इफ़ देयर इज एनी बैड इंसिडेंट विच हैपन्स, देन यू हैव टू शो वट एवर द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ योर इवेंट्स एंड एक्शन प्लान्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेन डाउन करना. अगर एक सक्सेसफुल नर्स बनना चाहते हैं, आपको हर लाइफ में आज से एक डिक्शनरी ओपन करिए, डायरी ओपन करिए, उस डायरी के अंदर आप पेन डाउन करना स्टार्ट करिए. आई रियली बिलीव इन नोटिंग डाउन. आप जितना आप नोट करोगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे, उस एक्शन प्लान को आप फॉलो करेंगे, ये क्षमता आपके अंदर अपने आप आ जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको करनी ज़रूरी है, आप कर लीजिएगा. यू मस्ट बी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग टू. ये सबसे पहला आता है, या ये कह सकते हो ये सबसे केयरिंग होता है, मतलब हार्ड वर्किंग भी कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि होना ज़रूरी है. चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस हो, आगे वालों की आप फॉरगिवनेस होनी चाहिए, आप दे देने चाहिए, मतलब माफ़ करके आप आगे बढ़नी चाहिए. एक क्षमता आपके अंदर होना ज़रूरी होता है. अगर आपके साथ कोई मिसबिहेवियर करता है भी, आपके अंदर केयरिंग नेचर आना चाहिए. शी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पेशेंट. ये एक डिफरेंस होता है, एक सिविल जो नर्स होती है और एक मिलिट्री नर्स होता है. क्या डिफरेंस है? यही एक मेन डिफरेंस है कि जो सिविल नर्स है, नॉर्मली दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द पेशेंट्स आफ्टर द वट एवर द क्यूर हैव बीन डन. वो देते भी हैं और वो बख्शिश देते हैं, और जो भी ख्याल रखा उनका वो तहे दिल से देते हैं उनको, और वो लेते भी हैं. पर इन डिफेंस फोर्सेस आप जानते हैं, वी आर नॉट अ बिजनेस मेकर्स, वी आर ऑल इंजूर्ड एज वेल एज डिपेंडेंट्स ऑफ द डिफेंस एम्प्लॉयर्स, जिनके अंदर आप जानते हैं वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द डिफेंस एम्प्लॉयर्स. दे आर नॉट बिजनेसमैन एंड मेकिंग मनी, दे आर ऑल देश की सेवा कर रहे हैं, और वो पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, जो भी सैलरी वाइज. अब आप उन लोगों से ऐसे उम्मीदें नहीं कर सकते हो, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है. आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग टूवर्ड्स द नेशन. जो भी डिपेंडेंट्स है
आप उन डिपेंडेंट्स को हेल्प कर रहे हो जो लोग देश के सेवा में लगे हुए हैं बॉर्डर्स में, और आप उनकी कदर कर रहे हो और जो इंजूर्ड हुए हैं। सो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पेशेंट। यही एक डिसिमिलैरिटी है। अगर ये सवाल का जवाब आप दोगे सो देयर इज़ समथिंग मैच्योरिटी आपके अंदर देखा जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक नर्सिंग थिंग रिक्वायर्ड, क्या होना चाहिए जो बेसिक नर्सिंग के लिए क्या होना चाहिए, ये एक छोटी सी एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। बाकी कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज़ आई, पर ये बेसिक थिंग क्या होना ज़रूरी है। आप सब कुछ बता सकते हैं जो आप चीज़ जानते हैं, पर ये बेसिक थिंग जो है शी शुड हैव अटेंशन इन टू डिटेल। जैसे कि कोई भी काम कर रही है, उसका जो अटेंशन है दैट हैज़ टू बी इन डिटेल, और शी मस्ट बी ए क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एज आई टोल्ड, इमरजेंसी के टाइम पे किस हिसाब से एक्ट करती है, और जो भी एक्शंस है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ होनी चाहिए। आप पैनिक में नहीं आना चाहिए, यू हैव शुड नॉट बिकम टेंस। आपको टेंस फील नहीं होना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होनी चाहिए। आपको किसी और को अगर टेंशन में अगर है, यू हैव टू सूद डाउन, आपको उनको काम करना पड़ेगा। काम यानी CALM काम, वो काम नहीं होता, काम करना पड़ेगा, मतलब शांत रखना पड़ेगा। कहने का मतलब मस्ट हैव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे कि मैंने बताया, उसको वर्बल बात करने का तरीका और रिटन भी उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई भी अगर आपके हैंडराइटिंग अगर देखते हो, आपके जो इवेंट्स है वो इजीली अंडरस्टूड हो। ये हैंडराइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आप जिस दिन आप वहाँ जाओगे, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन फॉर्म टाइप पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर दिया जाएगा। उसके अंदर आपकी पूरा कला जो है ना, जो एक बार आप लिखोगे जिस हिसाब से, लिखने के बाद आपकी एक बार में ही आपका हैंडराइटिंग देख के बता देंगे कि ये लड़की किस लेवल जा सकती है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है हैंडराइटिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। आप प्लीज़ अपना हैंडराइटिंग को सुधारिए अगर सही नहीं है तो। शुड हैव द डिज़ायर टू लर्न एंड द अक्वायर नॉलेज। इनके अंदर एक ऐसा एक क्वालिटी होना चाहिए जिससे, यहाँ पे देखिए लर्न द अक्वायर्ड नॉलेज, यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ सुपरफ्लुअस, कट कर दीजिए। शुड हैव द डिज़ायर टू लर्न एंड अक्वायर नॉलेज। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक जेस्ट होनी चाहिए जिससे नॉलेज गेन कर सकेगी। कोई भी चीज़ें नया नया एक सिचुएशंस आते रहते हैं, नए नए पेशेंट्स आते हैं, नए नए डायग्नोस आते हैं। आपके अंदर सीखने की कला होनी चाहिए, आप उस पर वर्कआउट करने की क्षमता रखनी चाहिए। आप यहाँ तक आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अगर कोई भी नर्स कोई गलत कर रही है, बल्कि वो आपका कलीग हो, शी इज़ डूइंग समथिंग इन द रॉन्ग मैनर, क्या आप ऐसे देखते रहोगे? नहीं, आप उनके पास जाएंगे, प्यार से उनको बोलेंगे कि शायद ऐसे करने से सही रहेगा, तो आपको एडवाइस करनी चाहिए। अगर वो मनमानी करती है, तुम ज़्यादा जानते हो मुझसे, इतना बड़ा बनने की कोशिश ना करो। आपको एक बार डिस्कस करनी चाहिए अपनी जो भी नेक्स्ट सुपरवाइज़र है या जो भी सुपरविज़न में है, डॉक्टर या जो भी मैट्रन होती है या जो भी डॉक्टर होता है, दैट इज़ वेरी फीजिबल। आप डिस्कस करने से उसको आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रॉन्ग ट्रीटमेंट जो है किसी पेशेंट्स का डेथ हो सकता है। हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। एक ऐसा सवाल है जो पूछा जा सकता है, आप अपनी पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ कैसा बर्ताव करते हो और उसके बारे में। My mom is my best friend with whom I share the personal problems and take the advice in doing the difficult tasks. आप जानते हैं, दो आप गर्ल हो, सो आपका मम्मा ही आपका सबसे ख़ास दोस्त है। जो भी प्रॉब्लम्स है कंसर्निंग टू योर वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव, पर्सनल प्रॉब्लम्स, वो आप डिस्कस करते हैं। और कोई भी डिफ़िकल्ट काम आपको लग रहा है कि मम्मा आई एम गोइंग थ्रू स्ट्रेस, सो वट एवर द फील, आप डिस्कस करते हैं मम्मा से ही, पापा से पहले मम्मा से करते हैं। माई डैड इज़ द मेंटर टू मी इन कंस्ट्रक्टिंग माई करियर एंड हेल्प्स मी बाय अकम्पनिंग इन ऑल द एरियाज़। जैसे कि आप जानते हैं, जो मम्मा काम घर की संभालती है और शी इज़ बिज़ी इन वट एवर इन होम मेकिंग, पर पापा जो है आपको कहीं भी, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर्स हो, चाहे कहीं भी जाना हो, फॉर द एनी काइंड ऑफ प्लेसेस कंसर्निंग टूवर्ड्स एडवेंचर हो या एजुकेशनल कंसर्निंग कंस्ट्रक्टिव नेचर्स के हो, कोई भी हो, आपको साथ कौन देता है? पापा साथ देते हैं। तो वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, इनमें मेंटर भी है जो गाइड करता है सही क्या करना, सही क्या नहीं करना। अब बात आता है, आई हैव ए सिस्टर हु हेल्प्स मी एकेडमिकली। मेरा जो
एल्डर सिस्टर है जो एकेडमिकली मुझे हेल्प करती है, जो मेरे से 2-3 साल बड़ी है, और वो मुझे कोई भी डाउट्स अगर है मैं उनसे आराम से रिजॉल्व कर पाता हूँ। अगर वो नहीं कर पाती है उसके बाद मेरे पापा जो है मुझे हेल्प करता है, अगर वो नहीं कर सकते हैं देन वी हैव गूगल एंड वी कैन डायरेक्टली गो थ्रू। तो यहाँ पे जो है शी हेल्प्स मी इन एकेडमिकली बाय क्लियरिंग द डाउट्स एंड हेल्प ईच अदर इन स्पोर्ट्स। हम दोनों आपस में स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि बाइसाइकिलिंग करते हैं और स्केटिंग भी करते हैं, साथ में जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, और इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, बैडमिंटन वगैरह, और चेस एंड कैरम बोर्ड भी हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको जितना हो सकता है आप अपनी कंटेंट को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए। आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी रिलेटिव्स के साथ या कोई भी हो सकता है, आप उनके साथ बातचीत करिए, कन्वर्जेशन स्किल्स को बढ़ाइए। वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग देम you start getting everything whatever you want or you'll be cleared in the interview. Tell me about your state. एक ऐसा सवाल है जो आपसे पूछा जाता है, आपको ऑल अराउंड पता होनी चाहिए। स्टार्ट विद द स्टेट, दैट इज़ इफ़ आई से आंध्र प्रदेश इज़ द वन विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। आपको ये पता होनी चाहिए ये स्टेट कब फॉर्म हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश जो है आप देख सकते हो, दिस कम्स सेकंड आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, लाइक आंध्र प्रदेश इज़ द वन, जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर करते हैं इट बिकम्स द फर्स्ट वन। सो यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन। सो आप कैपिटल बता सकते हैं, इट इज़ अमरावती, चीफ मिनिस्टर वाइस जगन मोहन रेड्डी। यू कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग वट एवर हैज़ बीन गिवन। गवर्नर एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो होते हैं जो काफ़ी फेमस है वो आपको बताना है। टेम्पल्स आप जानते हैं, बालाजी टेम्पल इज़ देयर इन तिरुपति। सो लाइक नेशनल पार्क्स आर देयर एंड रिवर एंड प्रोजेक्ट यू शुड टेल। कोई भी रिवर्स है आप उसके बारे में बताना है। कोई भी अगर बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि धनबाद है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, सो आपको पता होनी चाहिए क्या क्या आपका एरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे असम से अगर कोई है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ देयर। ये सब चीज़ें आपको बताना ही हैं। और फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग उगादी काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, ओनम जो है केरल में करते हैं, लाइक दिस। पोंगल कहाँ करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पर्सन्स बिलोंग्स टू दैट प्लेस, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता था, लाइक ही इज़ नो मोर। सो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बताइए। सो आपको बताना ये सब चीज़ें एटलीस्ट आपको टाइम एंगेज करनी है, 1 से लेके 1.5 मिनट तक आपको इतना अच्छा कंटेंट देनी है कि आपसे दोबारा कोई सवाल पूछे ना, एक ही बार में आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। आप अगर इंटरव्यू में जाते हो, इफ़ यू स्टार्ट स्पीकिंग ए सिंगल सेंटेंस, वो आपको पूरा जज कर लेंगे, पर आप अपनी बोलचाल पे ध्यान दो। आप धीरे से बोलने की, यानी जैसे कि कुछ लोग होते हैं लेट मी टेल यू, सो दिस इज़ नॉट टू बी देयर। जो फ्लो होता है दैट हैज़ टू बी क्विक एंड रिस्पॉन्सिव। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को फास्ट करिए, आप स्लो नहीं रह सकते हैं, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हो, वहाँ जाके प्यार से धीरे से बोल रहे हो, sir, myself, so and so. You can't say like that. You have to say, good morning sir, good morning ma'am, it's pleasure to introduce myself, I am so and so. ऐसे करके एक फ्लो होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। यू टेक द एडवाइस ऑफ योर मेंटर्स, आपको हेल्प कर देंगे। आप वहाँ जाके कहानी सुनाना धीरे से नहीं चलेगा। वहाँ पे आपकी जो गाड़ी है ना, वो थोड़ा भागना पड़ता है इकोनॉमिकली 70 to 80 स्पीड। अगर आप 40 भागोगे तो फिर वो आपकी सेंटेंस से, आपकी स्लो मोशन से बहुत ही डीले फील करेंगे। ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि हर इसका कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियर है पर काफ़ी स्लो स्पीकिंग है। वो आपको मेंटेन फेज जो है मेंटेन करना पड़ेगा। सो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए विद इन मीडियम टाइम, जो भी टाइम दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश की जो अभी आपको कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पर्सन्स जो आपको पता होनी चाहिए। एज आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आई कैन शेयर माई स्टेट। सो आंध्र प्रदेश कैपिटल इज़ अमरावती एंड जगन मोहन रेड्डी, who is the son of Y.S. Rajshekar Reddy, so he is the one who had taken over. He is from YSR Congress Party. You should know what exactly the party name of the respective individual. And we have the governor of Andhra Pradesh, that is as you can see, Harichandan. So he has taken over from 2019. And you may be asked, whoever the president, prime minister, whoever is in the upper, who is who. If you want to know, अगर आपको पता करना चाहते हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए करंट जीके के अंदर यू विल फाइंड दिस। सो रामनाथ कोविंद कौन है आपको पता होनी चाहिए। यू कांट टेल हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एज वेल एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तीनों प्रेसिडेंट को कहते हैं
और आपको पता होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा एंड थर्ड वन इज़ प्रेसिडेंट के साथ तीनों मिलने के बाद पार्लियामेंट बनता है। और यहाँ पे रामनाथ कोविंद जो है 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हो आप। याद करने वाली चीज़, इन्हीं को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। और यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये नीति आयोग का चेयरमैन भी है। और बाकी आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का भी ये डील करते हैं। सो ये आप देख सकते हो, इन्हीं को हम हेड ऑफ लोकसभा भी कहते हैं। और शरद अरविंद बोबडे, हु इज़ आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज़ द वन, शरद अरविंद बोबडे इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हर चीज़ आपको प्लीज़ गो थ्रू करिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ ओम बिरला, ओम बिरला इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो आपको पता होना ज़रूरी है, आपसे पूछा जा सकता है, आप वहाँ पे तोता नहीं बन सकते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट वी हैव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुनील अरोरा इज़ द वन हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। And who is the CAG, that is Controller and Auditor General of India? Rajiv Maharshi is the one who is the Controller and Auditor General of India. It is not Controller, Comptroller. So Arvind Saxena is the one who is the Chairman of Union Public Service Commission. You can directly see how exactly he looks like. अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता, अगर आपसे पूछा जाए, सो आई एम वेरी सॉरी गर्ल्स, आप बल्कि कितना भी मार्क्स, कितना भी मेहनत एक साल की पूरा पानी में जाएगा, आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। क्योंकि इतने लोग आएंगे, इतने लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ से सवाल लेके आएंगे, वही सवाल पूछेंगे ना। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। और आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ऐसे पिक्टोरियल मैनर में समझाया गया है। सो प्लीज़ गो थ्रू वॉट एवर हैज़ बीन गिवन। अब बात आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हु इज़ अटॉर्नी जनरल? यहाँ पे कोट्टायन वेणुगोपाल, यू कैन सी ही इज़ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वेणुगोपाल। हु इज़ अमित शाह? अमित शाह तो आप जानते हैं जो भी बीजेपी है, बीजेपी का एक बड़ा हेड कह सकते हो आफ्टर नरेंद्र मोदी जी। सो नाउ वी हैव टू रिमेंबर अमित शाह इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और राजनाथ सिंह आपको तो पता होनी ज़रूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी डिफेंस मिनिस्टर आज के टाइम पे राजनाथ सिंह है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु वाज द अरुण जेटली, और आज के टाइम पे हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला, जैसे कि इससे पहले कौन थी, वो निर्मला सीतारामन वाज द डिफेंस मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, आपसे पूछा जाए जो भी MSMEs है ना, MSMEs का अब्रिविएशन क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सॉरी नॉट इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेस। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए आप कॉल कर सकते हैं, यू विल बी गिवन द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इनटू योर व्हाट्सएप। हु इज़ देवे गौड़ा? इससे पहले जो देवे गौड़ा था, सदानंद देवे गौड़ा कौन है? और HD देवे गौड़ा कौन? HD कुमार स्वामी जानते हो आप। सो यहाँ पे श्री DV सदानंद गौड़ा इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का कह सकते हो। श्रीमती निर्मला सीतारामन आज के टाइम पे फिनेंस मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर कह सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे शी बिलोंग्स टू विच स्टेट, और वो कहाँ से बिलोंग करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला श्री रामविलास पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसर्निंग जो मिनिस्टर है उसको आप देख सकते हो, रामविलास पासवान, ही इज़ द वन, द कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप जानते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्री दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ही इज़ द वन हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर है। आप देख सकते हो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और अगर आपका इनमें अगर हो जाता है, अगर नहीं होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ SSC CGL स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काफ़ी अच्छी पोस्ट होते हैं, ये टॉप मोस्ट में गिने चुने जॉब्स कहते हैं, इनको फॉरेन पोस्टिंग्स भी देखने को मिलता है। सच ए नाइस पोस्ट, अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करनी चाहिए, ये सबसे टॉप मोस्ट, आप फॉरेन में भी जाते हैं, फॉरेन एम्बेसीज में रहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में आप जॉब करने की आपको चांसेस मिलता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो है
रविशंकर प्रसाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ही इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हु इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ही इज़ द वन, you can see the Ministry of HRD. Who is स्मृति जुबिन ईरानी, आपसे सवाल पूछा जाएगा, who is our Ministry of Women and Child Development Ministry, that is Ministry of Textiles also, ये है, वो कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी, ये पहले कोई सीरियल एक्ट्रेस थी और वो सीरियल्स में भी एक्टिंग किया इन्होंने। और हु इज़ श्री प्रकाश जावड़ेकर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का आप कह सकते हो ही इज़ द वन, श्री प्रकाश जावड़ेकर। सर क्या हम इतना याद करना ज़रूरी होता है? याद करने से अगर आपसे पूछा जाएगा, कुछ चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज कंसर्निंग, आप जितना याद रखोगे उतना आप स्मार्ट बनोगे। सो आप ही को जॉब लेना है ना। आप ये ज़रूरी नहीं कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई बताएगा सर ये सवाल नहीं आएंगे, कोई कॉन्फिडेंटली बताएगा नहीं, कोई तो होंगे आपको चेक करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है आपको पूरा स्क्वीज़ किया जाएगा, बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। कौन पीयूष गोयल है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, जो रेलवे मिनिस्टर है, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आप देख सकते हो पीयूष गोयल। अगला पूछा जाए, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द सैलरी एंड एक्स्ट्रा आवर्स। आप जानते हैं कहीं भी कोई भी फील्ड में आप एक्स्ट्रा यानी ओवर टाइम अगर जॉब करते हैं आपको एडिशनल अमाउंट दिया जाएगा। सो उसके बारे में आपको ओपिनियन का, जो भी सैलरी, जैसे कि आप ज्वाइन हो रहे हो डिफेंस फोर्सेस एज ए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, उसका ओपिनियन बताने के लिए कह रहा है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द सैलरी एंड एक्स्ट्रा आवर्स। काम करने से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो आपको जो मन किया वो करिए, पर मुझे जो मन में आया मैंने बताया, बाकी रेस्ट आपको लगता है कि सर ये हो सकता है, क्या मैं ये सही हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप। आई एम अवेयर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन डिफेंस फोर्सेस, ओके, एंड द प्रिविलेजेस आर क्वाइट गुड दैन एक्सपेक्टिंग द मोर सैलरी। ऑब्वियसली आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करने से अच्छा जो भी प्रिविलेजेस हैं दे आर वेरी नाइस, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आप जानते ही हैं। They provide and do the favor by giving the handsome salary for the hard work by working round the clock. So यहाँ पे बहुत ही important है, आप कितने भी काम कर लो, जो भी है they are providing as per that, वो तो फेवर दे रहे हैं हमें, जो भी प्रिविलेजेस देके, चाहे बेनिफिट्स हो, चाहे चिल्ड्रन की केयर हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई भी आप देख सकते हो, ये बेनिफिट तो हाई। एक्सपेक्टिंग मोर दैन माई सैलरी इज़ नॉट गुड इन डिफेंस फोर्सेस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। यही आपको नर्स को एक डिफ्रेंशिएट करता है, जो सबसे अलग करता है। और डिफेंस फील्ड में तो आपको ये सब चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस, घूस लेना या कुछ भी चीज़ करना आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज़ को डिस्करेज करनी चाहिए। इवन आई हैड सीन मेरी मैडम हु वाज MNS, वहाँ पे बेंगलुरु में उनका एक ऐसा पेशेंट था, उनकी ग्रैंडपा का काफ़ी सीरियस हो गए थे और उनकी काफ़ी ख्याल रखी थी उन्होंने वाइल गोइंग बैक, जो कि उनको डिस्चार्ज करके लेके जा रहे थे। उनकी जो मैंने खुद देखा, वो ग्रैंडपा जो है वहाँ पे गिर गया था, ऑटो वाला लेके आया था, उनकी जेब में 5,000 पैसे थे और वो कॉल करके उनकी डिपेंडेंट्स को सबको बुला के, क्यों आप लोग क्या नहीं रखे हो, इसकी बूढ़े जो भी ही पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, और उनको बुला के उनको डांटा गया है, आप लोग ये वॉर में शामिल हुआ इंसान को आप लोग रोड पे छोड़ दिए और आप कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। और आज से मैं इसकी ग्रैंड डॉटर हूँ और आप लोग इनकी कदर रखेंगे। अगर आप लोग कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, मैं डॉक्टर को बता के, आप लोगों को, पुलिस को बता के मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा, शिकायत कर दूंगा, अगर इनकी आप ख्याल नहीं रखोगे। आप बिलीव नहीं करोगे, शी स्टूड अप टू दैट लेवल। उन्होंने एक 1947 की लड़ाई में उन्होंने शामिल किया, ही वॉज एक्स सर्विसमैन, और उनको हर महीना पेंशन आता है। सम प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें पेंशन देना बंद कर दिए घरों में, तो उसको बाहर कर दिया गया और वो बाहर गिर गया और वो एक ऑटो वाला लेके आया। तो देखिए एक नर्स कहाँ तक जा सकती है किसी की मदद करने के लिए, वो कंप्लेंट तक करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन से वो हर दिन वो आ रहे थे और उनकी ख्याल रख रहे थे, मतलब ओकेशनल में आके, मतलब एटलीस्ट डे बाय डे आके उनके ख्याल रख रहे थे और उनको जो भी लिक्विड है, जैसे कि जूसेस हो गए हैं, जो भी वो ख्याल रख रहे थे। और उसके बाद
उनकी कोई तंग नहीं किया और उन्होंने अपनी रियलाइज़ किया, उनको काउंसलिंग करवाया गया है डॉक्टर से, उनकी जो भी डिपेंडेंट्स है वो काउंसलिंग करवाया गया है, जो भी साइकियाट्रिस्ट थे उनको बुला के उनको काउंसलिंग करवाया गया और वो ठीक गया। मतलब उनको भी लगा कि हाँ कोई तो है जो साथ दे रहे हैं, डिफेंस वाले जो भी होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी अगर ऐसा बर्ताव करें हमारे डिपेंडेंट्स और उनको आप समझा सकें, तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और वो मेरी मैम को मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो वैसे मिलिट्री नर्स बहुत ही कम लोग देखने को मिलता है। शी इज़ वेरी नाइस एंड आई रियली रेस्पेक्ट हर। और उन्होंने रात भर हमारा ख्याल रखा व्हेन आई गॉट फ्रैक्चर्ड। और ये सब चीज़ें आपके अंदर ऐसे सेक्रीफाइस होनी ज़रूरी होगा, आप कहीं भी स्टैंड करने की आपके अंदर क्षमता होनी ज़रूरी है। यही अलग करता है बाहर लोगों से और आपसे। एक्सपेक्टिंग मोर दैन सैलरी इज़ नॉट गुड इन डिफेंस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं, बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको लगे कि आंसर्स आप लिखिए, पेन डाउन करिए। आप उसको अगर वैल्यूएट करनी है यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आई विल जस्ट गो थ्रू दैट। सो दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। अगर आपको लगता है कि सर आई वांट टू अपडेट लिटिल बिट मोर ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, आई विल प्रोवाइड यू 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS। थैंक यू गर्ल्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, पर जो भी मेरा वीडियोस कंटिन्यूस देख रहे हैं, आप अगर बॉर्डर में आते हो, स्लैब में आते हो भी, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आप एक बार रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी आप बिज़ी हो जाओगे प्रिपरेशन की प्रति और ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो कोशिश करिए रिज़ल्ट से पहले ही आप मेक ए वाइल्ड सनशाइन, आपको सबसे पहले ये वर्कआउट करने की कोशिश करिए। थैंक यू दोस्तों। और जो भी MNS एस्पिरेंट्स है, आई विल बी मोर thankful to you. I want you guys to serve like a Mary ma'am also. Thank you. Have a good day. Have a great life.